दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं मोनालिसा। दोस्तों, हमारे शरीर में दौड़ता रक्त कितना जरूरी है ये तो आप सभी जानते हैं। अगर ये कहें कि रक्त पूरे मानव स्वास्थ्य की धुरी है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे रक्त में कोई विकार हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य भी बाधित हो जाता है ना। ऐसी ही एक अवस्था है हीमोफीलिया। बता दूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये बीमारी आमतौर पर बचपन में शुरू होती है और जीवन भर परेशान करती है। इस बीमारी में मामूली चोट अथवा खरोंच लगते ही बहुत अधिक खून बहता है। लापरवाही बरतने पर यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। 17 अप्रैल यानी कल हीमोफीलिया डे है, इसलिए आज हम अपने विशेषज्ञों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हीमोफीलिया क्या है, इसका खतरा किसे रहता है, इसके लक्षण कारण को समझेंगे ताकि मरीज को खून चढ़ाने की नौबत न आए। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन सी सावधानी बरते। इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है हीमोफीलिया, कारण, लक्षण और उपचार। की समस्या है और कोई भी थोड़ा सा कट लगने पर ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो ऐसे में खून चढ़ाने तक की अगर नौबत आ जाती है या फिर हीमोफीलिया से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमें फोन कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगता है। ऐसे में बेझिझक आप इस कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर और एचओडी हैं। आपसे हम समझेंगे कि बच्चों में बीमारी से इससे कैसे बचाव हो सकता है। डॉक्टर वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर निहारिका अग्रवाल। आप भी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन और हेमाटोलॉजी में सहायक प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर इसके लक्षण और सावधानियों के बारे में प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर निहारिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहरहाल, हम यहाँ पर बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हमारी धमनियों में दौड़ता रक्त यानी हमारा खून। जी हाँ, कई बार तो व्यक्ति की पहचान उसके खून से जोड़ दी जाती है। बहरहाल बता दें कि हमारा खून जो है वो न केवल हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है, बल्कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालता है। खून केवल इतना ही नहीं करता, ये हमारे शरीर का पोषण करता है, साथ ही संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। बहुत जरूरी है खून का हमारे शरीर में होना, स्वस्थ होना, बेवजह न बहना। लेकिन क्या हो जब जरा सी चोट लगने पर या कट जाने पर खून बहना ही बंद ना हो। निश्चित रूप से यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक विषम परिस्थिति हो सकती है ना। आपको बता दें, यह बीमारी है हीमोफीलिया। गौरतलब है कि हीमोफीलिया बीमारी में शरीर में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यही कारण है कि थोड़ा भी कट लगने पर रक्त नहीं जम पाता और असामान्य रूप से बहता रहता है। इस बीमारी की नब्ज टटोलती बात तो यह है कि यदि माता पिता में से किसी को भी ये बीमारी है तो याद रखिए बच्चे को भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर हीमोफीलिया केवल लड़कों में ही पाई जाती है। लड़कियां हीमोफीलिया कैरियर होती है, उसे नहीं होता है। पते की बात यह है कि बच्चों के जन्म के समय जीन्स का एक भाग माँ से और दूसरा पिता से मिलता है।
महिला में 2 एक्स क्रोमोजोन होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोजोन होते हैं। बता दें कि इन्हीं क्रोमोजोन से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। क्रोमोजोन से ही हीमोफीलिया पैदा होने वाले जीन्स होते हैं। महिलाएं इस रोग की वाहक होती है। बेटे में एक्स क्रोमोजोन कहां से मिलता है? मां से मिलता है। जबकि एक्स क्रोमोजोन हीमोफीलिया से ग्रस्त हो तो बेटे में हीमोफीलिया हो जाएगा, जबकि बेटी में एक क्रोमोजोन मां से और दूसरा एक्स क्रोमोजोन ही पिता से मिलता है। इसलिए यदि मां हीमोफीलिया से ग्रसित हो लेकिन पिता से आने वाला एक्स क्रोमोजोन हीमोफीलिया से ग्रसित न हो तो बेटी इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। बहरहाल इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही सही समय पर सही इलाज, सही देखभाल से रोगग्रस्त व्यक्ति को सामान्य जीवन जिलाया जा सकता है, उसे स्वस्थ रखा जा सकता है। बता दें, बेवजह बहते रक्त के प्रति बहुत ज्यादा जरूरत है हम सभी को जागरूक रहने की, क्योंकि अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है, और न हो खून इस जिगर में तो फिर जीने का मजा क्या है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी हीमोफीलिया से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। आइए हीमोफीलिया के बारे में और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि हीमोफीलिया है क्या? रिपोर्ट में तो हमने कुछ जाना, लेकिन आपसे हम आम भाषा में इसे और बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। जी हाँ, जैसा कि आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, जो हीमोफीलिया की बीमारी है, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं कि जब अभी कभी किसी वजह से भी अगर हमें चोट लग जाए और हमारा खून बहना बंद ना हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमें हीमोफीलिया की बीमारी है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि हमारे खून में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे खून को जमने में मदद करते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप जान लें कि हमें चोट लग जाती है तो सबसे पहले हमारे खून में एक कण होता है जिसको हम प्लेटलेट कहते हैं जी। तो प्लेटलेट आपने डेंगू की बीमारी के साथ आप बहुत जुड़ा हुआ सुना होगा। तो ये वही प्लेटलेट है जो सबसे पहले डिफेंस में आती है और वहाँ पे एक जाल बुन देती हैं ये प्लेटलेट, जिसके ऊपर खून को जमाने वाले तत्व आके बैठ जाते हैं और एक हमारा वहाँ पे जमाव हो जाता है, खून जम जाता है। और जब खून जमना शुरू हो जाता है तो खून बहना बंद हो जाता है और ये हमारा नॉर्मल जो प्रक्रिया है खून को रोकने की वो कामयाब हो जाती है और हमें कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होता। लेकिन जिन बच्चों में हीमोफीलिया होती है या जिन महिला या पुरुषों में ये हीमोफीलिया की बीमारी है, ये जो हमारा खून को जमाने वाला तत्व है, उनकी प्लेटलेट तो ठीक है लेकिन खून को जमाने वाले तत्व की कमी होती है, जिसकी वजह से वो क्लॉट नहीं बन पाता और क्लॉट नहीं बनने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है। और जरा सा भी अगर वो पार्ट हिल जाए, हमारा शरीर का अंग हिल जाए या उस पर फिर दोबारा चोट लग जाए तो खून नहीं जम पाता और बहुत टाइम तक बहता रहता है और जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है और खून की कमी भी हो सकती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर निहारिका, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में हीमोफीलिया की जो समस्या है वो कितनी बड़ी है, और कल चूंकि हीमोफीलिया डे मनाने जा रहे हैं तो ये भी सवाल उठता है कि इसको लेकर आज की तारीख में कितनी जागरूकता या कितनी गंभीरता देखी जाती है। एक्चुअली हमारी कंट्री में इतनी कोई स्टडीज़ करी नहीं गई है कि हम बता सकें कि कितने बर्थ्स में या कितने 10,000 बर्थ्स में कितने लोगों को है हीमोफीलिया। वेस्ट में है स्टडीज़, वो हमें बताती हैं कि 5 से 10,000 मेल बच्चों में एक बच्चे में पाई जाती है। पर हमारी कंट्री में ऐसी हमारे पास कोई स्टडीज़ नहीं है। पर हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हीमोफीलिया के बहुत कम है अभी। तो ऐसा हमें लगता है कि लोगों में जागरूकता की ही कमी है, उनको पता ही नहीं होता कि उनको ये बीमारी है, उनको इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा जी। तो जब उनको लक्षण पता होंगे, उनको पता होगा कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना है, तो इससे जागरूकता बढ़ेगी तो अपने आप लोग
आएंगे डॉक्टर के जी, पास बिल्कुल। दिखाने। और हमारे कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि हम आपको जागरूक कर सके। ऐसे में अगर आपके मन में भी किसी तरह के सवाल उठ रहे हैं हीमोफीलिया को लेकर, तो ज़रूर हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आप सलाह ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर वीरेंद्र, आपसे समझना चाहूँगी, जो सबसे आम सी बात है हीमोफीलिया को समझने की, वो ये है कि अगर किसी तरह की चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो खून रुकता नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं कि खून के थक्के बन जाना, इसमें भी कुछ परेशानियां हैं और खून का न रुकना, ये भी अपने आप में एक समस्या है। क्या वजह है इसकी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में खून को जमाने की प्रक्रिया मेन रूप से खून जमाने वाले तत्व और प्लेटलेट को लेकर होती है। और इसमें अगर डिफरेंट अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के खून जमाने के तत्व हमारे खून में पाए जाते हैं और उनके नाम दिए गए हैं कि जैसे एक हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर या खून जमाने वाले पदार्थ। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर को हमने नंबर दिया है जिसको हम कह देते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 या क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 या क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। तो ये 3 क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो हमारे इस हीमोफीलिया ग्रुप में खास करके आते हैं। अब इनमें से जो हीमोफीलिया ए है वो हम हीमोफीलिया ए कहते हैं जब क्लॉटिंग फैक्टर या खून जमाने वाले उस तत्व की 8 नंबर की कमी होती है, तो उसको हीमोफीलिया ए का नाम दे दिया गया है। ये वर्गीकरण किया गया है आमतौर से जानने के लिए और समझने के लिए। जी। उसके बाद जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 9 नंबर का है, उसकी वजह की कमी से, उसकी वजह जो कमी हो जाती है और खून बहने की प्रक्रिया होती है, उसको हम हीमोफीलिया बी कह देते हैं। और इसी तरह से जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 11 नंबर का है, उसकी वजह से जब खून बहता है तो उसको हीमोफीलिया सी कह देते हैं। जी। अब इन तीनों को मिला के अगर हम देखें तो हीमोफीलिया ए सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे देश में भी और बाहर के देशों में भी। उसके बाद करीब करीब आप देखें तो 85% जो चांस है वो हीमोफीलिया ए का है। अच्छा। और जो हीमोफीलिया बी होता है वो 10 से 15% होती है और बाकी का जो छोटा सा एक कंपोनेंट बच जाता है वो हीमोफीलिया सी का है। अच्छा। अब हीमोफीलिया सी ज़्यादा तंग करने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए आमतौर पे उसको लोग जागरूक नहीं है, जानते भी नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं, कम होते हैं, मामूली होते हैं और आराम से मैनेज हो जाते हैं। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये 2 तरह की जो हमारी परेशानियां हैं, दोनों में ये जो हमारे खून को जमाने वाले तत्व हैं उनकी कमी है और उनको जब तक हम वापस नहीं पूरा करेंगे तब तक ये खून बहना जारी रहता है। जी बिल्कुल। तो जानेंगे इसके और लक्षणों के बारे में और किस तरह के उपचार उपलब्ध हैं इसके बारे में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नंद स्वरूप जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जो हीमोफीलिया है, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है या जो नवजात शिशु है या बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं, ये किसको पाया जाता है, किस मौसम में होता है? दूसरी चीज, जैसे जिसको हेमोफीलिया है बीमारी, उसको मच्छर काट के दूसरे बच्चे को अगर काट रहा है तो क्या उससे भी ट्रांसफर हो जाएगा? जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर निहारिका, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगी? सबसे पहले ये बच्चे जन्मजात ही होती है बीमारी, जेनेटिक बीमारी है ये। जैसे कि आपने पहले वीडियो में भी देखा, क्रोमोसोम से आती है, तो ये गर्भ में पल रहे बच्चे को भी होती है। जब वो अगर उसकी मदर को या मामा के साइड पे या नाना के साइड पे किसी को भी हीमोफीलिया की बीमारी है तो बच्चे को होने का खतरा होता है। इसका किसी भी मौसम से लेना देना, मच्छर के काटने से या खान पीन से कोई लेना देना नहीं है इसको। ये जन्मजात जेनेटिक बीमारी है, क्रोमोसोम की वजह से होती है, एबनॉर्मेलिटी क्रोमोसोम में होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे परेशानी है एक, जिसकी वजह से शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर या जिसको हम कहते हैं कि पदार्थ जो कि हमारा खून का रिसाव बंद करेगा, उसकी कमी की वजह से है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बिल्कुल। तो नंद स्वरूप जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर वीरेंद्र, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि क्या 100% जो ये बीमारी है वो आनुवांशिक ही है, हेरिडिटरी है, या फिर आगे चलकर भी कुछ लोगों को हीमोफीलिया हो सकता है?
तो जैसा कि हम जानते हैं कि आनुवंशिक बीमारी हम तब कहते हैं कि आमतौर पे जब हम पूछते हैं कि क्या आपकी पहली पीढ़ी में किसी को ये बीमारी थी जी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में या अगली पीढ़ी में ये बीमारी होने का चांस है कि नहीं है, तो दो तरह के इसके वैरायटी या इसके प्रकार देखे गए हैं कि एक तो जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी हो जाते हैं। कहने का मतलब है माता पिता में पहली बार ये विकार पैदा हुआ, अच्छा, और वो विकार बच्चों में फिर ट्रांसफर हो गया। तो पुरानी आपको उसकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी, पुराने लक्षण नहीं मिलेंगे कि और पहले की पीढ़ी में, पहले की जनरेशन में वो नहीं भी मिल सकता। पर आमतौर पे ऐसा होता है कि पहले की पीढ़ी में कोई जो पुरुष या बच्चा रहा है, मेल चाइल्ड रहा है, उसको ये बीमारी थी और उसके बाद आने वाली जनरेशन में भी ये लक्षण पाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर इस तरह का कोई म्यूटेशन होता है तो क्या गर्भ के साथ ही उस बच्चे में ये बीमारी शुरू हो जाती है या कि वक्त लगता है इस बीमारी को सामने आने में? जी हाँ, देखिए जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बाहर की जो इंजरीज हैं, बाहर के जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, उनसे बिल्कुल बचा होता है बच्चा, सुरक्षित होता है, तो पता नहीं लगता है। लेकिन जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनका हमने अभी नाम लिया था, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9, ये माँ की नाल के साथ ट्रांसफ़र नहीं होते बच्चे को। तो ये एक चीज़ होती है कि अगर वो प्रोटेक्शन जो माँ की नाल के साथ बच्चे को मिलता है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से वो नहीं मिल पाता, तो अगर किसी वजह से हम आजकल हमारी साइंस बहुत एडवांस हो गई है, अब माँ के पेट के अंदर भी बच्चों का इलाज संभव है और हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जहाँ सुई लगानी है, नीडल लगानी है या उसकी ज़रूरत है, तो वहाँ बच्चे को भी पेट के अंदर खून बहने की समस्या हो सकती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। राजेश जी इस वक्त हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राजेश जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। जी जी राजेश जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी ने बताया कि पहले जैसे बात हो रही थी कट लगने की वजह से खून बहता है, उसको हीमोफीलिया बोलते हैं जी। और अभी अभी जैसे डॉक्टर वीरेंद्र जी ने बताया कि नाक से खून बहता है, इसको भी हीमोफीलिया बोलते हैं। जबकि देहात के अंदर नाक से खून बहने को ये मान लेते हैं कि जैसे शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, उससे नक्सरी आती है। जी 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 बिल्कुल। तो इस पे फोकस डाला जाए जिससे कि लोगों की जागरूकता बढ़े कि ये हीमोफीलिया के लक्षण है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, आइए जानते हैं इसके बारे में। नाक से जब रक्त बहता है, जी राजेश जी कुछ और कहना चाहते हैं? दूसरा, अभी डॉक्टर निहारिका जी ने बोला था कि ये मदर से भी आता है, जेनेटिक बीमारी है। जी हाँ जी, डॉक्टर निहारिका जी ने अभी बोला जैसे कि ये जेनेटिक बीमारी है और खून से आता है। जो खून में थक्के जमने की शिकायत अभाव हो जाता है, खून में थक्के जमने वाले जो पदार्थ है उनके अभाव से होता है जी। तो क्यों ना ऑलरेडी वहीं दवाई दे दी जाए कोई ऐसी, या इस पे कोई रिसर्च चल रही है कि वहीं से इस रोग की रोकथाम हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं और आपके सवालों के जवाब आइए लेते हैं। तो डॉक्टर वीरेंद्र पहले तो हमें इसका अंतर बताएं कि कई बार जैसे कि आपने बताया कि नाक से खून बहता है हीमोफीलिया की बीमारी में, वहीं अक्सर गांव देहात में ये जानते हैं और कहते हैं नक्सील फूटना, जिसमें अत्यधिक गर्मी में कई बार नाक से खून बहने लगता है। तो इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है? जी हाँ राजेश जी, आप बहुत ही जागरूक श्रोता हैं और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बहुत खुशी। और मैं खास करके जो हमारे भाई बहन ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं उनको ये समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि देखिए, चोट लगना और किसी और वजह से खून बह जाना एक आम प्रक्रिया है हमारे जीवन में। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा है कि जिसके जीवन में कभी चोट ना लगी हो और खून ना बहा हो। लेकिन आमतौर पे जब चोट लगती है तो वो खून थोड़ी देर बहता है और उसके बाद हमारी खून जमने की जो क्षमता है वो उसको पूरा कर लेती है और खून बहना बंद हो जाता है। तो अब चाहे हमारी नाक से खून आए या चोट लगने पे हमें नीला निशान पड़ जाए या हमारे किसी जोड़ में खून बह जाए, तो आपने देखा होगा किसी किसी मरीज का जोड़ बिल्कुल सूजा हुआ होता है और बहुत उसमें दर्द हो रहा होता है और चल भी नहीं पाते हैं।
तो ये जो खून बहने की प्रक्रिया है ये कहीं भी हो सकती है, शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। सबसे ज़्यादा गंभीर होती है कि जब हमारे सिर के भाग में ये चोट लग जाए, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हड्डी के बीच बिल्कुल बंद रहता है, सेफ रहता है, और उसके अंदर अगर खून बह जाए तो हमारे दिमाग के अंदर जो प्रेशर बढ़ता है वो बहुत जानलेवा हो जाता है। तो खून बहना तो एक किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन उसका देर से जमना या ना जमना हीमोफीलिया का एक लक्षण है। जी बिल्कुल। और उनका दूसरा सवाल था डॉक्टर निहारिका, जैसे कि वो जानना चाहते थे कि आजकल कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका जो उपचार है वो गर्भ रहते ही शुरू हो सकता है, पता भी चल जाता है और उपचार भी हो सकता है। तो क्या हीमोफीलिया इस तरह की बीमारी है जिसका उपचार संभव है इस तरह से? गर्भ में रहते हुए तो संभव नहीं है अभी, तो फिलहाल हम अभी तो इस चीज़ का गर्भ में रहते हुए संभव नहीं। पर जैसे कि अभी की हम बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो जैसे बच्चा या कोई एडल्ट है या बच्चा है जिसको खून ज़्यादा बह रहा है, या कोई सर्जरी करानी है, या कोई लाइफ थ्रेटनिंग उसको इंजरी हो गई है, जानलेवा, जैसे सर ने अभी बताया कि दिमाग में खून बह गया है, तो हम ये क्लॉटिंग फैक्टर्स उनके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। हम उनको दे देते हैं, उसका कुछ डोज होता है, 3-4 दिन शेड्यूल होता है, वो हम उनको दे देते हैं। तो उस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हम पूरी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो खून बहना है वो रुक जाता है, और सर्जरी है या किसी की तो उस समय ज़्यादा खून नहीं बहेगा। तो हम उनका एपिसोडिक उसमें इलाज करते हैं कि जब उनका ज़्यादा खून बह गया है या कोई जानलेवा खून बहा है या कोई सर्जरी है, तो हम उनको क्लॉटिंग फैक्टर्स हम इंजेक्ट कर देते हैं। जी डॉक्टर वीरेंद्र, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आमतौर पर किस उम्र में या किस स्थिति में ये पता चल जाता है कि किसी मरीज को हीमोफीलिया की समस्या, क्योंकि जो लक्षण है बहुत ही आम लक्षण है। आमतौर पर चोट लग जाने से नीला पड़ जाना या कट लगने पर खून काफ़ी बहना, तो ऐसे में क्या कोई ख़ास किस्म का ब्लड टेस्ट है या कुछ ऐसे टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि मरीज को हीमोफीलिया है? जी हाँ, देखिए, जब पहला ये होता है कि किसी को भी चोट लगती है और खून बहना जारी रहता है, या हमारा कोई जोड़ में खून बह गया और सूज जाता है, तो वो अस्पताल में आते हैं एक आम बीमार की तरह, और डॉक्टर उसको जांच करके परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि अगर ये मेल चाइल्ड है या पुरुष है और उसको खून बहने की परेशानी है, तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे जहन में आता है कि ये हीमोफीलिया की बीमारी हो सकती है। तो हम पूछते हैं कि क्या पहले भी कभी आपने ऐसा देखा कि आपको मामूली चोट लगी हो और मामूली चोट लगने के बाद आपके शरीर में बड़ा नीला निशान पड़ गया हो, या फिर कभी बहुत देर तक खून बहता रहा हो। तो इस तरह से अगर जब हमें वो हिस्ट्री मिलती है और जानकारी मिलती है, तो हम ब्लड के टेस्ट करते हैं। तो ब्लड के टेस्ट करने से एक टेस्ट मामूली तौर पे हर अस्पताल में हो जाता है, और उससे हमें पता लग जाता है कि ये खून जो है, जो नॉर्मल वे में बहना बंद होता है, वो उतना नहीं, ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है खून को जमने में। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है और पता लग जाता है कि ये है। अब ऐसे टेस्ट भी आ गए हैं कि जब हम उस फैक्टर को, जिस क्लॉटिंग फैक्टर को हम बोल रहे हैं, उस क्लॉटिंग फैक्टर का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं लैब में। तो उससे हमें बिल्कुल एक्यूरेट पता लग जाता है कि उस फैक्टर की कितनी कमी है, और वो हमें मदद करता है आगे के इलाज करने में। क्योंकि उस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के परसेंटेज के हिसाब से हमें उस जो भी हमारा बच्चा है या महिला पुरुष है, उसको रिस्क बताना होता है कि आपको कितना खतरा है, और कभी आपने किसी और वजह से कोई सर्जरी करानी है या कुछ कराना है तो पहले से क्या सावधानी रखनी है जी। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके क्लॉटिंग फैक्टर की जो कमी है वो ज़्यादा नहीं है, तो उनको दूसरी तरह से काउंसिल किया जाता है। तो ये एक टेस्ट है जो आमतौर पे अवेलेबल है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से हीमोफीलिया के बारे में हम और भी जानकारी लेंगे और जानेंगे कि इसका क्या उपचार संभव है और सावधानी किस तरह की बरतने की आवश्यकता होती है अगर किसी को हीमोफीलिया है। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से जुड़ी किसी न किसी समस्या के बारे में बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में टोल फ्री नंबर के जरिए। अगर विषय के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है हीमोफीलिया, कारण, लक्षण और उपचार। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि ये हीमोफीलिया जो है, इसके बारे में ये देखा गया है कि ये आमतौर पर पुरुषों में पाया जाता है महिलाओं के बनिस्बत, वजह क्या है इसकी? जी हाँ, जैसे कि अभी हमें डॉक्टर निहारिका ने समझाया और जो हमने एक पिक्चर देखी थी उसमें भी हमें समझाया गया कि किसी भी हम जितने अपने इस जीवन में हैं, हमारे अंदर 2 अंश हैं। एक अंश हमारी माता से आता है, दूसरा अंश हमारे पिता से आता है। तो जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम कहते हैं जी। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो एक्स क्रोमोसोम से संबंधित होता है। वाई क्रोमोसोम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स क्रोमोसोम हम जानते हैं कि पुरुषों के अंदर 1 होता है और महिलाओं के अंदर 2 होते हैं। तो अब 2 में से अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे इस बीमारी की पहचान है जी, तो दूसरा क्रोमोसोम उसको कंपनसेट कर देता है। तो उसकी वजह से महिलाओं में लक्षण नहीं होते जी। और महिलाएं आमतौर पे देखा जाता है कि उनको कोई खून बहने की बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर उनको किसी वजह से खून बह रहा है जी, और जैसे हीमोफीलिया में खून बहना शुरू हुआ और रुकता नहीं है, तो अब हमें ये देखना होता है कि कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है जी। तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है और वो हम अपनी जांच करके पता लगा लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ एसएन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। जी एसएन मिश्रा जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। असल में मैं जब 20-22 साल का था जी, इस समय मेरी उम्र 70 साल है। ठीक। तो उस समय मुझको ऐसे ही अचानक एक दिन एक भोज में बैठे थे, वही खून गिरने लगा और कम से कम आधे घंटे तक गिरता रहा। अच्छा। नाक से खून गिरता रहा। ठीक। तो लोग ये मतलब गांव वालों ने ये समझा था कि ये कच्चा आम नक्सीर गांव में कहा जाता है, कच्चा आम खाने से ही ये होने लगता है जी। तो हम उसमें देसी घी नाक में डालने के लिए वैद्यों ने बताया और उसको कम से कम 6 महीने तक हमने डाला, गाय का देसी घी। तो फिलहाल हमारा तो ठीक हो गया। फिर अब हमारा बेटा हुआ तो वो जब 15 साल का हुआ तो उसको अक्सर ये होने लगा। तो अब वो बेटा उसको यहाँ स्वरूप रानी मेडिकल हॉस्पिटल है इलाहाबाद में, ठीक है, वहां हमने दिखाया तो उन लोगों ने कहा है कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्सिनॉल करके दवा होती थी, कैल्सिनॉल जी, वही उसको खिलाते थे तो काफी दिन तक ठीक रहा। जब फिर गैप हो गया तो फिर निकलने लगा तो फिर वही सब खिलाया। फिर करते करते अभी तो बेटा वो 40 साल का हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मतलब अब उसके बच्चों को भी ऐसे होगा क्या? ये मतलब ऐसे किसी न किसी को होता रहेगा क्या ऐसे? जी डॉक्टर निहारिका, जो बता रहे हैं उससे क्या लगता है कि क्या हीमोफीलिया के ये लक्षण बता रहे हैं? एक्चुअली इन्होंने जो बताया है, इन्होंने कहा ये अब 70 साल के हैं, 20-22 साल की उम्र में इनको एक बार हुआ जी। पर अगर हीमोफीलिया होता तो ये इतने साल 50 साल में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता। पर ये ऐसा लग नहीं रहा इनके कहे अनुसार कि एक एपिसोड आज से 50 साल पहले हुआ और ये हीमोफीलिया है। दूसरी बात, अब इनसे तो वाई क्रोमोसोम इनके लड़के में गया होगा तो उनका वो बीमारी आना इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम से आती है। अच्छा। तो इन फादर से तो वाई क्रोमोसोम बेटे में जाता है, वाई क्रोमोसोम से ये बीमारी होती नहीं है। अच्छा। तो ये तो एक्स क्रोमोसोम से होती है। तो ये
उनसे उनके बेटे में आना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जैसा ये लक्षण बता रहे हैं ये हीमोफीलिया के नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आपकी शंका को यहाँ पर दूर कर दिया है डॉक्टर निहारिका ने, और लगता नहीं है कि ये हीमोफीलिया की समस्या है और आपके आने वाले जनरेशन में, ये पीढ़ी में ये जा सकता है। बहरहाल उनका जो सवाल था डॉक्टर वीरेंद्र, मैं उसी में से एक सवाल निकालना चाहती हूँ। वो ये है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि अक्सर इस तरह के घरेलू नुस्खे अपना लिए जाते हैं कि जब नाक से खून बहना लगता है तो देसी घी डाल लिया या इस तरह सरसों का तेल डाल लिया, कितना उचित है ये आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में चोट लगने के बहुत से कारण होते हैं और खून को बहने से रोकने के भी हमने आपको बताया कि कई तत्व हैं जो मदद करते हैं, जिसमें एक प्लेटलेट भी है और दूसरे और जो जुड़े हुए क्लॉटिंग फैक्टर से जुड़े हुए तत्व हैं वो भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे आम तौर पे एक मिसाल के तौर पे हम आपको बताएं कि बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं विटामिन के की कमी। जी, तो विटामिन के की कमी से जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है उनकी वजह से भी खून बहना शुरू होता है, लेकिन उसको हीमोफीलिया नहीं कहते हैं। अच्छा, तो हीमोफीलिया कहने के लिए जो हमारे पास ब्लड के टेस्ट हैं या जो हम क्लॉटिंग फैक्टर का एस्टिमेशन करते हैं उनका कंफर्म होना जरूरी है। हर उस चीज में जहां खून ज़्यादा बह रहा है या देर तक बह रहा है हीमोफीलिया नहीं कहा जा सकता। पहली चीज तो ये समझनी बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए हीमोफीलिया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अभी जब इलाज की बात करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास आज की तारीख में ऐसी सुविधाएं आ गई हैं कि जिनकी वजह से हम वो क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस करेंगे और उसकी वजह से उसके लेवल बना के पूरा करके और उसको मेंटेन कर देंगे। अच्छा, तो हर खून के बहने की बीमारी को हीमोफीलिया नहीं कहा जा सकता। अगर आपको लग रहा है कि खून बह रहा है और रुकने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो चिकित्सक के पास अवश्य जाएं, वहाँ अपने खून का परीक्षण कराएं और परीक्षण में अगर हीमोफीलिया की पहचान आती है तब आपको बताया जाएगा कि ये हीमोफीलिया है और इसके लिए आगे क्या करना है। बिल्कुल, तो ज़रूरी है पहले हीमोफीलिया की पहचान करना। कुछ आमतौर पर जो लक्षण होते हैं उसका जिक्र तो यहाँ पर किया, लेकिन डॉक्टर निहारिका मैं और भी जानना चाहती हूँ कि इसके जो लक्षण हैं आमतौर पर, जैसे कि अगर कट लग जाए तो लगातार खून बहना, त्वचा का नीला पड़ जाना, जैसे कि बताया, इसके अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं? कई बार ये भी कहा जाता है कि पेशाब में खून आना भी इसका एक लक्षण हो सकता है, क्या ये वाकई सच है? अब हीमोफीलिया, अब हमें इतना समझ में आ गया कि हीमोफीलिया बीमारी है कि हमारे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है जिसकी वजह से खून देर तक बहता है। चोट लगे तो देर तक बहेगा। कई बार क्लॉटिंग फैक्टर्स इतने कम हो जाते हैं शरीर में कि अपने आप स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग शुरू, दिमाग में ब्लीडिंग कई बार हो जाती है। अच्छा, तो उसकी वजह से दौरा सा पड़ जाना या बेहोश सा हो जाना मरीज, या मुंह से खून आ जाना, ब्रश करते समय मुंह से खून आ जाना, या नाक से खून आ जाना, या पेशाब में खून आ जाना, जॉइंट्स में अपने आप सूजन आ जाती है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो गई, छोटी सी चोट लगी जिसमें आमतौर पे कुछ बच्चों को तो कुछ होता ही नहीं, पर उसमें जिस बच्चे को हीमोफीलिया है उसमें जॉइंट जो है या जोड़ इतना सूज गया है, या नील बहुत ज्यादा पड़ जाना, पेशाब में खून आना, लैट्रिन में खून आना, तो ये सब जो है ये सब लक्षण है। आसानी से खून, अगर बहुत ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है तो आसानी से कहीं से भी खून बह सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं। जी, डॉक्टर वीरेंद्र, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई बार ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, जैसे एस्पिरिन दिया जाता है कई बार कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में, तो ऐसे में अगर किसी को हीमोफीलिया है और उसे ब्लड थिनर दिया जा रहा है तो इसका क्या असर पड़ सकता है? जी हाँ, देखिए, पहले आपने अभी हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं कि जिसमें बहुत ही भयानक रूप लिया था जिसका नाम था कोविड। जी, तो कोविड में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे कि जहां खून जमने की प्रक्रिया हो रही थी और जो चिकित्सक थे वो उसको ब्लड थिनर आमतौर पे जिनको हम कहते हैं वो हमारी प्लेटलेट पे काम करते हैं। मैंने कि जैसे अभी बताया था आपको कि कहीं भी चोट लगती है तो सबसे पहले जो डिफेंस होती है हमारी प्लेटलेट प्रोवाइड करती हैं
तो वो जो जितने हमारे ब्लड थिनर हैं वो ज़्यादातर ब्लड थिनर उन प्लेटलेट के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, काम को असर डालते हैं जी। तो अगर किसी भी वजह से अगर वो कोई पर्सन, कोई बच्चा लंबे टाइम तक ऐसी दवाइयाँ ले रहा है जो प्लेटलेट के काम को असर डालती है, तो जो खून बहने की मात्रा है वो और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, और ऐसे में खून हो सकता है इतना बह जाए कि हमारी जान को खतरा भी हो सकता है जी। तो लंबे टाइम के लिए इन दवाइयों का सेवन करना एक वर्जित माना जाता है। जी जी बिल्कुल। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेम सिंह जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेम सिंह जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, ये सवाल ये है कि 14-15 वर्ष की उम्र में मतलब वो गर्मी में नाक से खून बहता था। ठीक है। हाँ, अब तो कोई समस्या नहीं है, पर ये 15-16 वर्ष की उम्र में थी, अब तो कोई नहीं है जी। अब दिक्कत नहीं, गर्मी में भी दिक्कत नहीं है जी। अभी आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र है अभी 57 साल। ठीक है, तो आप क्या जानना चाहते हैं कि क्या ये हीमोफीलिया है या नहीं? हाँ, ये किस कारण से ऐसे होता था यूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र जी देखिए, जैसा कि आपने जानना चाहा कि जो नाक से खून बह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हीमोफीलिया है। तो जब हीमोफीलिया अगर किसी को होती है, कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में वो क्लॉटिंग पदार्थ की, क्लॉटिंग तत्व की, उस प्रोटीन की कमी है। तो हमारी नाक से भी खून आएगा, कभी चोट लगेगी तो चोट की वजह से भी खून आएगा, या नीला निशान पड़ेगा। या महिलाओं में एक और चीज़ देखी गई है कि जैसे महामारी के टाइम में रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो खून तो कहीं से भी बह सकता है। अब सिर्फ नाक से अगर खून बह रहा है तो जाहिर है कि वो हमारी नाक के अंदर ही कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से नाक से खून बहता है। तो उसको अगर हम नाक के जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, नाक कान गले के, उनको दिखाएं तो उस समस्या का समाधान निकल जाता है। और इसको हम एक पूरे शरीर की बीमारी नहीं कह सकते। हीमोफीलिया पूरे शरीर की बीमारी है, कहीं भी चोट लगेगी वहाँ से खून बहेगा, और किसी भी अंग को वो छोड़ते नहीं है, कहीं भी किसी भी रूप में खून बह सकता है। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर निहारिका, जैसे कि डॉक्टर वीरेंद्र ने हमें समझाया कि क्यों पुरुषों को हीमोफीलिया अक्सर होता है, और आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि प्रत्येक 10,000 पुरुषों में एक पुरुष को हीमोफीलिया ए और 50,000 पुरुषों में एक पुरुष को हीमोफीलिया बी का खतरा रहता है। क्या हम ये साफ तौर पर मान सकते हैं कि महिलाएं पूरी तरह से हीमोफीलिया से सुरक्षित हैं? महिलाएं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर उनका एक एक्स क्रोमोसोम उनको पीड़ित मिला है अपनी आगे पिछली जनरेशन से, अपने मदर से या फादर से, तो उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम और होता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। इसलिए हम महिलाओं को हम कैरियर कहते हैं। अच्छा। महिलाओं को हम ग्रसित नहीं कहते, हम कहते हैं कैरियर है, वाहक हैं वो, वाहक है। जी, जी। तो उसमें क्या होता है कि अब इसमें 50, अब 2 एक्स क्रोमोसोम है। अब उनके जब उनका वो आगे संतान होती है, अगर वो पुरुष संतान है तो उनमें 50% चांस है, क्योंकि 2 में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम उनके आगे पुरुष बच्चे में जाएगा, तो उसमें 50% चांस है कि उनके पुरुष बच्चे को हो। तो इसीलिए हम उनको कहते हैं कि महिलाएं यूजुअली वाहक होती हैं। महिलाओं में बीमारी नहीं देखी जाती, पुरुष में ही देखी जाती है, बिकॉज उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है पुरुष के पास, दूसरा वाई क्रोमोसोम उनको अपने फादर से मिलता है, तो वो कॉम्पनसेशन नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे शरीर से जुड़े जो दर्द होते हैं उसमें लोग आमतौर पर पेन किलर खाते हैं। अगर किसी को हीमोफीलिया पहले से है और उसे लगातार किसी वजह से पेन किलर खाना पड़ रहा है, तो इससे किसी तरह की परेशानी बढ़ने की आशंका तो नहीं है? जी हाँ, देखिए, पेन किलर हमारे शरीर पे हम सभी जानते हैं कि अगर हम लंबे टाइम तक इनका सेवन करें तो नुकसानदायक होते हैं, और ये हमारे आंत के सिस्टम को, जीआईटी को, हमारी गुर्दों को और हमारे
और दूसरे भाग पे असर डालते हैं, गलत असर डालते हैं, और जिसकी वजह से हमें परेशानी हो जाती है। उसी तरह से ये पेन किलर जो है हमारी प्लेटलेट के ऊपर भी असर डालते हैं, और इनका सीधा सीधा संबंध है हमारे खून के जमने की प्रक्रिया से। जी। तो ऐसे में अगर हम, जैसे अब किसी को हीमोफीलिया है और मान लीजिए वो बच्चा है और उसके जोड़ के अंदर खून बहना देखा गया है, हीमोफीलिया में बड़ा कॉमन है। अच्छा। और जब भी जोड़ के अंदर जो हमारी जगह होती है जोड़ में, उसमें जब खून इकट्ठा हो जाता है तो चूंकि वो एक बंद स्पेस हो जाती है, क्लोज स्पेस हो जाती है, तो बहुत पेन करता है, बहुत पेनफुल होता है, बच्चा बहुत परेशान होता है, दर्द से चिल्लाता है। अब ऐसे में थोड़ी देर के लिए उसको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए, पार्शियल रूप से या थोड़ी टाइम के लिए उसको मदद करने के लिए, वो दर्द ना हो, पेन किलर दी जा सकती है। जी। लेकिन अगर इसी पेन किलर को हम लंबे टाइम तक देंगे तो हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर से जो खून बहने का प्रक्रिया चल रही है वो और चलती रहेगी और हमें और परेशानी होगी। तो इसलिए हमें ये सावधानी रखनी है कि जब तक जरूरी ना हो, जी, हमारे चिकित्सक अगर हमें उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, उसको लेने के लिए कहते हैं, तभी हम लें, नहीं तो उनको हमें दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो हीमोफीलिया क्या है और इसके लक्षण किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके उपचार के लिए क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध है और क्या पूरी तरह से इसका उपचार संभव है या नहीं। ये तमाम बातें होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम हीमोफीलिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लक्षण क्या है और उपचार इसके क्या कुछ संभव है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, बताएं हमें कि क्या हीमोफीलिया का पूरी तरह से उपचार संभव है? जी हाँ, देखिए आज की तारीख में हमारी मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है और हम जो हमारे खून को जमने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उनको हम बहुत एक्यूरेट वे में एक नाप सकते हैं और उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखिए, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि एक बीमार में इतनी मामूली हो सकती है कि शायद चोट लगने पे हल्का निशान पड़ा और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ठीक, क्योंकि उसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर की मात्रा है वो उसकी 50% तक, 30% तक, 35% तक मौजूद है। उसका काम, जो क्लॉटिंग फैक्टर का काम है, वो इतने 50 से 35 से 50% तक संभव है और काम कर रहे हैं। तो इसलिए मामूली बीमारी होती है। जी। कोई मेजर सर्जरी करनी पड़ गई या कोई बहुत बड़ा कट लग गया, उस समय वो परेशान करती है और तंग करती है। अदरवाइज सिर्फ सावधानियां रखें और जो हमारी प्लेटलेट को कम करने वाली दवाइयां हैं उनका सेवन ना करें, बस इतना ही उपचार जरूरत होती है। जी। या कभी हमें सर्जरी करनी है तो पहले से हमें सावधानी रखनी है। जी। इसका दूसरा रूप हमें देखने को मिलता है कि क्लॉटिंग फैक्टर की जो मात्रा है वो 5% से कम है या 1% से भी कम है। ऐसे में अगर 1% से भी कम है तो अपने आप खून किसी भी शरीर के अंग में बह सकता है। अच्छा। वो चाहे हमारा पेट हो, चाहे हमारा गुर्दा हो, चाहे हमारा जिगर हो, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, या हमारा कोई भी अंग ले लीजिए आप, वहाँ पे अपने आप खून बहना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी को इतनी गंभीर बीमारी है तो नियमित रूप से जब भी वो समस्या आती है, हमें उस क्लॉटिंग फैक्टर को शरीर में पहुंचाना होता है। तो जैसा कि डॉक्टर निहारिका ने हमें बताया था कि आज की तारीख में इंजेक्शन अवेलेबल हैं, तो वो इंजेक्शन हर बड़े अस्पताल में उपलब्ध भी हैं और दिल्ली के अस्पतालों में जो हमारी भारत सरकार है वो मुफ्त में प्रोवाइड कर रही है। तो आप वहाँ इमरजेंसी में जाइए, आपको दवाई मिलेगी, वो दवाई चढ़ाई जाएगी। उसका एक नियम होता है, बच्चे की कितना वजन है, वजन के हिसाब से वो हम उसकी खुराक निकालते हैं और खुराक निकाल के उसको
1 दिन 2 दिन या 5 दिन तक उसको हम इंजेक्शन देते हैं जी। और जब वो क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल हमारा 30% के आसपास या उससे ऊपर हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि अब खून का जमना नॉर्मल हो जाएगा और ये अब खून बहना बंद हो जाएगा जी। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है कि जैसे दिमाग में चोट लग गई तो दिमाग हमारा इतना सेंसिटिव हमारा अंग है कि वहाँ पे कोई भी अगर नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं होती है। तो उसके लिए हमें 100% उस क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस करना होता है, मतलब शरीर में पहुंचाना होता है जी। तो ये हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर निहारिका, यहाँ पे जानना चाहूंगी कि अगर किसी को हीमोफीलिया है तो किस तरह की सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए ताजिंदगी ताउम्र? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को एक्टिव स्पोर्ट्स में मत, बहुत ज़्यादा एक्टिव स्पोर्ट जैसे कि रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, इन स्पोर्ट्स से जहाँ पे इंजरी लगने के चांसेस, चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन स्पोर्ट्स से थोड़ा सा दूर रखें। स्विमिंग करा सकते हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तो ये जो स्पोर्ट्स या जो खेल हमारे को कम इंजरी देते हैं, इंजरी प्रोन नहीं है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा बढ़ावा दें। तो ये हम ये ज़्यादातर हमारे को बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करके, अगर हमें पता चल जाए कि हमें हीमोफीलिया की बीमारी है तो हमें बहुत ज़्यादा बेसिकली प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ना करें, कोई बंजी जंपिंग ना करें या कोई ऐसी चीज़ें ना करें, हम अपने आप को चोट लगने के हमारे संभावना है। और दूसरा, जैसे कि सर ने बताया कि हमारे को ऐसी पेन किलर्स लॉन्ग टर्म नहीं खाने चाहिए जिससे हमारे प्लेटलेट भी काम करने कम कर दें। पहले से ही क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है और ऊपर से लॉन्ग टर्म पेन किलर खा के हमारा वो भी हिस्सा, प्लेटलेट का भी फंक्शन कम हो जाए। तो ये हमें कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों को आइए यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। मयंक जी ने कानपुर से ये ईमेल के जरिए हमें सवाल पूछा है। डॉक्टर वीरेंद्र, उन्होंने पूछा है कि मेरा बच्चा जो है उसकी उम्र 1.5 साल है, शरीर गर्म रहता है और गले में सूजन है, खाना भी नहीं खाता है, ऐसे में क्या करें? मयंक जी, देखिए, ये हीमोफीलिया से संबंधित नहीं है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि गले में बच्चे के संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो। तो ऐसे में हमारी सलाह है कि आप जो भी चिकित्सक आपके घर के आसपास हैं, एक बार उनसे गले के अंदर जरूर जांच करवा लें। और अगर संक्रमण के लक्षण हैं और चूंकि बच्चे को तेज बुखार चल रहा है तो हो सकता है संक्रमण हो, तो उसके लिए हमें दवाई देनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और एक और सवाल है डॉक्टर निहारिका, वैसे तो ये भी नहीं लग रहा है कि हीमोफीलिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन बच्चे की समस्या से जुड़ा हुआ है, तो इस सवाल को हम यहाँ पर ले लेते हैं। मोहम्मद आफ्ताब जी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ईमेल भेजा है हमें। उनका कहना है कि मेरे बेटे के पेट में कोई दर्द नहीं रहता, उसे दस्त या पतली की समस्या नहीं है, फिर भी उसका शरीर दुबला पतला क्यों है? अब इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं आफ्ताब जी, ये तो आपको अपने आसपास चिकित्सक को जाके दिखाना ही पड़ेगा। बहुत खून की कमी हो सकती है और भी बहुत सारे कारण, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपको, इसके तो इतने सारे कारण हैं, वो आपको फिर आसपास डॉक्टर को, बच्चों के डॉक्टर को जाके ही दिखाना पड़ेगा, उसी से ही फिर आगे इसका वर्कअप हो सकता है। जी बिल्कुल। आइए विषय के बारे में हम वापस लौटते हैं और हीमोफीलिया की बात करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, हमें कुछ और जानकारियां दीजिए हीमोफीलिया के उपचार के बारे में। वक्त के साथ साथ कई तरह की उपचार की जो पद्धतियां हैं वो भी बदलती रहती है। हीमोफीलिया के मामले में अभी किस तरह से काम चल रहा है इसके उपचार को लेकर? जी हाँ, तो देखिए, जैसा कि अभी हमें बताया था कि एक सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास चीज़ है वो ये है कि हम जागरूकता बढ़ाएं, जो कि आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो हम कल मनाने वाले हैं 17 तारीख को, उसके माध्यम से एक जागरूकता की मुहिम हम छेड़ रहे हैं। इस जागरूकता होने से क्या है कि जो हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, अनडायग्नोज होते हैं, जिनकी जांच नहीं हो पाती और बीमारी पकड़ में नहीं आती और उनको जीवन की हानि हो जाती है।
तो जागरूकता एक सबसे बड़ा चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ है, जब हमें ये पता लग जाएगा, जागरूकता होने से हम चिकित्सक के पास जाएंगे और चिकित्सक के पास जाने से हमें बीमारी पता लग जाएगी, तो हम बहुत आसानी से उसकी सावधानियां रखेंगे। जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम खून बहने का इंतज़ार करेंगे या जब हमें चोट लगेगी तभी हम उसका सावधानी रखेंगे। तो हम पहले से ही अगर सावधानी रखेंगे और खून बहने से जो काम हमें खून चोट लगने से खून बह सकता है उसको पहले से ही रोकेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। जी। अब दूसरी चीज़ है कि जब हमें चोट लग जाए और खून बह रहा है तो हम चूंकि जागरूक हैं, हम तुरंत अस्पताल में जाएंगे, देर नहीं करेंगे। और देर नहीं करेंगे, वहाँ हमारा चिकित्सक हमें जो भी हमारी इलाज की ज़रूरत है वो इलाज की ज़रूरत के हिसाब से हमें वो फैक्टर का इंजेक्शन लगाएंगे। जी। तो खून बहना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे शरीर को जो उसकी वजह से नुकसान हो सकता था वो नुकसान रुक गया। तो इसको हम एक चिकित्सा की भाषा में कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है कि जहाँ पे अभी चोट नहीं लगी है और हम पहले से ही सावधानियां रख रहे हैं। जी, जी। या अब मान लीजिए कि हमारा कोई ऑपरेशन होना है, अब हमें कोई खून नहीं बह रहा, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन हमें ये बताया कि जब हमारी सर्जरी होगी और हमें चीरा लगाया जाएगा तो उस समय खून का बहना शुरू हो सकता है और नहीं रुकेगा। तो हमें पहले से ही उस क्लॉटिंग फैक्टर को अपने शरीर में मौजूद कराना है जिससे हमारी सर्जरी सेफ हो जाए। जी। तो ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। अब मान लीजिए हमारे घुटने में खून बह गया और चोट लग गई, अब हम वो क्लॉटिंग फैक्टर का इंजेक्शन लगाएंगे, उसको ठीक करेंगे और जो खून बह गया है ये हमारे शरीर की अपनी प्राकृतिक चिकित्सा होती है कि कहीं भी अगर खून बह जाए तो हमारा शरीर उसको अपने आप डिसॉल्व करके और उसको ठीक कर देता है। तो वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। जब उसमें हमारे जोड़ में दर्द कम हो जाएगा और हम उसको चलाने की हालत में आएंगे तो फिर उसकी हम कहते हैं फिजियोथेरेपी करने के लिए। जी। तो फिर रोल आता है हमारे फिजियोथेरेपी विभाग का। फिजियोथेरेपी विभाग हमें समझाता है किस तरह से पैर को चलाना है जिससे हमारे जोड़ को परमानेंट या हमेशा के लिए नुकसान ना हो, क्योंकि नहीं तो हम फिर डिसेबल हो जाएंगे, हमारे अंदर एक विकारता आ जाएगी। जी। तो उसको भी रोकना है। बिल्कुल। डॉक्टर निहारिका, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो शादीशुदा जोड़े हैं और बेबी प्लान करना चाहते हैं, क्या वो बचाव के तौर पर पहले से ही कुछ खास कदम उठा सकते हैं, कुछ जांच करवा सकते हैं इसके लिए? वो सबसे पहले तो वो उनको अगर पता है अपने बीमारी के बारे में कि हमें हीमोफीलिया है तो वो जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं। उसमें एक काउंसलर बैठते हैं, हम उसमें निकालते हैं कि कितने प्रतिशत चांस है कि बच्चे में बीमारी हो। और अगर उनको नहीं पता है अपनी बीमारी के बारे में तो सबसे पहले तो अपना टेस्ट ही कराना चाहिए। अगर उनको हिस्ट्री है, अगर उनके फैमिली में हिस्ट्री है कि उनके मतलब खून एक चोट लगने पे खून ज़्यादा बहा है, उनको भी बहा है या उनकी किसी फैमिली में हिस्ट्री है, तो पहले तो अपना टेस्ट कराएं। उसके बाद ही उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग होती है आज के टाइम पे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम निकालते हैं कि कितने प्रतिशत चांस है कि ये बच्चा अगर सबसे पहले तो मेल होगा, उसी में 50% चांस है। फीमेल बेबी है या तो उसमें वो वाहक ही बनेगी, उसको होने के चांसेस कम है। तो ये काउंसलिंग करके हम उसका प्रतिशत निकालते हैं और उसमें हम थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर वीरेंद्र, जैसा कि आज इस कार्यक्रम में हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो ताल्लुक़ रखते हैं अक्सर जो है वो नाक से जब खून बहता है तो इसे नक्सील फूटना ही कहते हैं, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी इन क्षेत्रों में है। ऐसे में चलते चलते आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हीमोफीलिया को लेकर? जी देखिए, नक्सीर फूटना जो आम भाषा में हम कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, वो एक आम परेशानी है और बहुत सारे कारण हैं उसके, एक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जिन वजह से वो हो जाती है। और आम तौर पे हम ये देखते हैं कि एक ठंडे पानी का कपड़ा लेके अगर हम थोड़ी देर प्रेस कर लें तो वो बंद हो जाता है और उससे कोई परेशानी नहीं होती और बार बार
नहीं होता, और बार बार अगर साल 6 महीने में होता भी है तो वो जल्दी से खून बहना बंद हो जाता है। तो इस तरह की अगर घटना घट रही है तो इसमें हीमोफीलिया का खतरा नहीं है जी। लेकिन कभी आपने अगर ऐसा देखा हो कि नाक से भी खून बहा और कभी चोट पर लगी हो तो हमारे शरीर में नीले निशान भी आए, तो उस समय जरूर खतरा होता है कि कहीं ये खून बहने की बीमारी तो नहीं है। तो उसमें अगर हम ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो वो आसानी से पकड़ में आ जाएगी। जी बिल्कुल। और डॉक्टर निहारिका, आप कब सुझाव देंगी कि डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए? जिन बच्चों को छोटी सी चोट लगने पे बहुत खून बहे, जोड़ में बार बार सूजन आ रही है, नीले शरीर में निशान बन रहे हैं, बार बार नाक से खून बहुत बार बह रहा है और जो मुश्किल से कंट्रोल रुक नहीं रहा है, मुश्किल से कंट्रोल में आ रहा है, या मुंह से खून आ रहा है, तो इन सारे लोगों को, चाहे वो बच्चा हो या बड़े हो, कई बार क्या होता है कि डिजीज़ माइल्ड है, अभी बचपन में नहीं पता चली, बड़े होके जब इंजरी प्रोन हो गए हैं या चोट लग रही है, तो इन लोगों को सबको, जब अगर जिनका खून छोटी चोट लगने पे बहुत सारा बहे, बार बार जोड़ों से खून, जोड़ में सूजन आ रही हो, नाक से बहुत बार खून जा रहा हो, मुंह से जा रहा हो, पेशाब से जा रहा हो, इन सब लोगों को एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। हीमोफीलिया नहीं भी हो सकता, और भी कारण हो सकते हैं, प्लेटलेट की कमी हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर लिवर में ही बनते हैं, तो लिवर की डिजीज की वजह से भी खून का रिसाव ज्यादा होता है, तो कारण बहुत हो सकते हैं। तो आपको एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर इस तरह की समस्या आ रही है डॉक्टर वीरेंद्र, तो फर्स्ट एड के तौर पर डॉक्टर के पास तो पहुंचेंगे, लेकिन उसी समय अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करना भी बेहद ज़रूरी है। तो फर्स्ट एड क्या करे, किस तरह से करे, प्राथमिक उपचार कैसा होना चाहिए? जी हाँ, देखिए ये बहुत ही चाहे वो आम हमारे जीवन में चोट लग रही है या हीमोफीलिया के बच्चे को चोट लग रही है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है कि हमें वो प्राथमिक चिकित्सा के बारे में ज़रूर आना चाहिए। अब देखिए, हमारे किसी ऐसे अंग में चोट लगी, जैसे कि हमारा हाथ है या पैर है, कि जहाँ पे हम बाहर से दबाव डाल सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जहाँ इंजरी हुई है उस साइड से बच्चे को या कोई भी बालिग हैं उनको एक सेफ जगह में पहले ट्रांसफ़र किया जाए, शिफ्ट किया जाए। मान लीजिए रोड साइड में उनको चोट लग गई, तो रोड साइड में उपचार करने की बजाय पहले हमें उनको पेवमेंट पे लाके या ऐसी जगह लाएं कि जहां उनको दूसरा और कोई चोट लगने का खतरा ना हो। फिर अगर हम उस जगह को दबा सकते हैं तो ज़रूर हम सबसे पहले उस जगह को दबा के उस खून को रोकने में मदद करना चाहिए। कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं कि जहां हम उसको नहीं दबा सकते, कि जैसे हमारी गर्दन में चोट लग जाए, सर में चोट लग जाए, तो गर्दन को दबाना ये संभव नहीं है। ऐसे में हम फायदा करने की बजाय नुकसान कर देंगे। बिल्कुल। जी हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र और डॉक्टर निहारिका, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आज इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से मेल आए हैं। भोपाल से नीतू चंदेल जी ने लिखा है कि उनकी मां एक लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज हैं, क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है? इसके अलावा कानपुर से सरला वर्मा जी की समस्या है कि इनकी मां अगर कोई दवा लेती हैं तो शरीर में छाले पड़ जाते हैं, इस डर से वो बुखार में भी दवा नहीं ले पाती है, कोई उपाय बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर हों, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। इस बीच आप हमें पत्र लिख सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में। हमारा पता आपको बता दें, हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।